मित्रों नमस्कार। आज पॉलिटी का जो वीडियो है वह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से संबंधित है। ठीक, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि न्यायालय से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जाकर के PDF ले सकेंगे और पॉलिटी का प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अगर चाहें तो और भी वीडियोज देख सकते हैं। ठीक, तो अब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय पर हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के चल रहे हैं, व्याख्या सहित बताएंगे। ठीक, जिससे आपको तैयार करना बहुत आसान रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो भारतीय संविधान में न्यायपालिका, देखिए न्यायपालिका यहाँ 2 बार लिख दिया गया है। तो भारतीय संविधान में न्यायपालिका का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो न्यायपालिका का प्रावधान है वह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। जैसा कि संविधान वाले वीडियो में हमने बताया था कि भारत शासन अधिनियम 1935 यह भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। तो न्यायपालिका जो है वह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किन अनुच्छेदों में है? तो सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान, अब देखिए इस क्रम से याद करेंगे, बहुत आसान रहेगा आपको। सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है वह अनुच्छेद 124 से 147 तक है। ठीक, और किस भाग में है अभी हमने बता दिया, यह 5वें भाग में इसकी व्यवस्था दी गई है। ठीक, संविधान के 5वें भाग में। उच्च न्यायालय का प्रावधान किन अनुच्छेदों में है? अब देखिए उधर सर्वोच्च न्यायालय था और यह उच्च न्यायालय। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को एक साथ मिलकर के पढ़ाऊंगा ताकि आप उनमें तुलना कर सकें और जो चीज़ें उनके लिए समान हैं उनको भी समझ सकें और जो कुछ अलग हैं उनको भी आप समझेंगे तो तैयार करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। उच्च न्यायालय का प्रावधान किन अनुच्छेदों में है? तो उच्च न्यायालय का प्रावधान अनुच्छेद 214 से 231 तक है। ठीक, उच्च न्यायालय का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? उच्च न्यायालय आप समझ रहे हैं ना, हाई कोर्ट। अब सर्वोच्च न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट, जिसे उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। तो अंतर आप समझते रहिए। अब उच्च न्यायालय का प्रावधान किस भाग में है? भाग 6 में। रटना बहुत आसान है। सर्वोच्च न्यायालय का 5 में है, भाग 5 में, और उच्च न्यायालय का है भाग 6 में। आप जानते हैं संविधान में 22 भाग हैं, उन्हीं भागों की बात की जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में जो न्यायाधीशों की संख्या है वह कितनी है? यह बदलता भी रहता है जरूरत के अनुसार। ठीक, जैसे शुरू में तो केवल जब संविधान लागू हुआ तो केवल 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था थी, लेकिन अब इस समय 34 न्यायाधीश हैं और इन 34 में एक मुख्य न्यायाधीश रहेगा और 33 अन्य न्यायाधीश। ठीक, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश मिलकर के कुल 34 न्यायाधीश इस समय सर्वोच्च न्यायालय में है। उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? देखिए सर्वोच्च न्यायालय संघ की न्यायपालिका है और उच्च न्यायालय राज्यों में है। तो आप दोनों को एक साथ लेके चलेंगे तो बढ़िया रहेगा समझना। यहाँ आप देखिए उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आपको भ्रम नहीं होना चाहिए कि हाँ वो सर्वोच्च न्यायालय है तो राष्ट्रपति करेगा, तो उच्च न्यायालय राज्यों में है तो कोई दूसरा करेगा। ठीक, राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस आधार पर होती है? तो जो मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का बनता है, कभी कभी भ्रम होता है लोगों में कि चीफ जस्टिस कैसे बनाए जाते हैं, तो इनके लिए बस यही है कि जो जज सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसी को जज बना दिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। अभी तक यही परंपरा है।
ठीक। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति किससे सलाह लेता है? अब जैसे मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है तो वरिष्ठता के आधार पर तय हो गया। फिर अन्य न्यायाधीश जब नियुक्त किए जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह लेता है। कौन? राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेगा अन्य न्यायाधीशों के नियुक्ति में। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति किससे सलाह लेता है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए हमने बताया कि वरिष्ठता के आधार पर, लेकिन जब राज्यों में जो उच्च न्यायालय हैं उनके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है तो उस राज्य के राज्यपाल से और जो सर्वोच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस होगा यानी मुख्य न्यायाधीश, उन दोनों से सलाह लेकर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति किससे सलाह लेता है? अब ध्यान दीजिए आप। अब उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो गया, अब उसके बाद जो अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे, तो जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की बारी आएगी तब सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश था उससे सलाह तो लेंगे ही, ठीक। इसका सलाह तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में भी लेते थे और उस राज्य के राज्यपाल से लेते हैं सलाह, ठीक। लेकिन अब चूंकि मुख्य न्यायाधीश है उस उच्च न्यायालय में तो अन्य न्यायाधीशों के लिए उससे भी सलाह लेंगे, यानी राज्यपाल से भी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी और उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी राष्ट्रपति सलाह लेगा। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कौन सी व्यवस्था है? तो देखिए, अक्सर लोग सोचते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति होती कैसे है, ये जजेज कैसे आते हैं और क्या परीक्षा ली जाती है, या कुछ लोग यह समझते हैं कि परीक्षा तो ली नहीं जाती तो फिर कैसे इनकी नियुक्ति होती है। तो इसके लिए कॉलेजियम व्यवस्था है। कॉलेजियम व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय का जो चीफ जस्टिस होगा वह और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश जो होंगे ऊपर से, यानी वरिष्ठतम न्यायाधीश 4 और एक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा, यानी 5 लोग उस कॉलेजियम में होते हैं जो जजेज के नियुक्ति की सिफारिश करेंगे, राष्ट्रपति नियुक्ति की देता है, ठीक। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए कौन सी योग्यताएं निश्चित है? आइए अब हम योग्यताओं को समझते हैं। तो पहला यह है, अब ध्यान दीजिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, तो सबसे पहले तो वह भारत का नागरिक हो, ये तो कॉमन चीज है, ठीक, कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। फिर जो अगली शर्त है वह यह है कि वह किसी उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, यानी किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या ऐसे ही उच्च न्यायालय एक या अधिक हो सकते हैं, उनमें वह 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, ठीक। 2 शर्त हुए। अब पहला शर्त वह भारत का नागरिक हो और दूसरे शर्त में कई विकल्प हैं। एक तो उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में वह 5 वर्ष तक जज रहा हो, या अथवा करके आप देखिए नहीं वह शर्त पूरी हो रही है तो यह शर्त पूरी हो जाए कि किसी उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में, यहाँ देखिए उच्च न्यायालयों में लगातार वह 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, यानी उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक वह वकालत किया हो। या एक विकल्प और है सामने कि वह राष्ट्रपति की दृष्टि में, ठीक, बहुत बड़ा विधिवेत्ता हो, यानी एक कुशल विधिवेत्ता, विधि का मतलब कानून, यानी राष्ट्रपति यह समझे कि यह कानून का विशेषज्ञ है तब भी सीधे नियुक्ति कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में, ठीक। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की क्या योग्यताएं हैं? अभी आपने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यताएं देखी, अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की क्या योग्यताएं हैं? तो वह भारत का नागरिक हो,
यह कॉमन चीज़ है। अब दूसरा शर्त देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए क्या अंतर है शर्तों में। तो उच्च न्यायालय के लिए क्या है कि वह 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर रह चुका हो। कई प्रकार के न्यायिक पद होते हैं, ठीक। अब जैसे लोअर कोर्ट में भी है, जिला जजेज है, यह सब। तो कहीं भी किसी भी तरह के वो 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो, ठीक है। और भी प्रकार के न्यायिक पद बनाए गए हैं। अब वो सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या था, वह उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा। या अब यहाँ देखिए क्या है कि 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो, या उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। अब आप यह ध्यान दीजिए, यह शर्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दोनों के लिए एक ही है कि वह उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी है, ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कब सेवानिवृत्त होते हैं, कब रिटायर होते हैं, यानी कितनी उम्र में। तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो रिटायरमेंट की उम्र है वह 65 वर्ष है। 65 वर्ष, आप याद रखिए। अब उच्च न्यायालय का देख लीजिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी है, 62 वर्ष। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिए कि जो राज्यों में उच्च न्यायालय हैं उसके न्यायाधीशों की उम्र, जो सेवानिवृत्ति की उम्र है वह 62 वर्ष है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष है, ठीक। यानी जो उच्च न्यायालय से प्रमोशन पा करके सर्वोच्च न्यायालय में चला जाता है तो वो सेवा काल उसकी बढ़ जाती है, 3 साल और वो नौकरी करने का मौका पा जाता है, और नहीं तो फिर 62 साल में ही उच्च न्यायालयों से रिटायर हो जाएगा। देश में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो देश में 24 उच्च न्यायालय हैं, ठीक। अब आप यह देखेंगे कि अरे राज्य और केंद्र शासित राज्य तो मिला के बहुत ज़्यादा हैं। हाँ ठीक है, एक ही उच्च न्यायालय 2-2 राज्यों के लिए भी काम करते हैं, कई ऐसे हैं। नेक्स्ट, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ है, ठीक है। देखिए, जब प्रदेश बड़ा होता है, आबादी अधिक होती है, तो उच्च न्यायालयों के खंडपीठ भी बना दिए जाते हैं ताकि लोगों को बहुत ज़्यादा असुविधा न हो। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक खंडपीठ लखनऊ में काम करता है, ठीक। इसका सारा काम वह इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से ही माना जाएगा, ठीक है, लेकिन जजेज लखनऊ में भी बैठते हैं। तो लखनऊ में एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का खंडपीठ है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलवाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है, ठीक है। जो भी इस तरह के संवैधानिक पद हैं, तो सेंटर में अगर है तो राष्ट्रपति शपथ दिलवाएगा और नियुक्ति करेगा, इतना आप जानते रहिए। अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलवाता है, तो उच्च न्यायालय जो राज्यों में होते हैं उनके न्यायाधीशों को उस राज्य का राज्यपाल शपथ दिलवाता है। अब एक मजेदार बात है, अंतर आप जानते रहिए कि नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है दोनों की, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, लेकिन शपथ की जब बात आती है तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष, ठीक। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है। अब ये भी बात आती है, लोग जानना चाहते हैं कि इन जजेस को हटाया कैसे जाता है। देखिए, इसलिए न्यायपालिका
को काफ़ी शक्ति दी गई है, स्वतंत्र रखने के लिए इस तरह की जटिल व्यवस्था की गई है कि जजेस को कोई धमका न सके, ठीक है, इतने जल्दी हटाया न जा सके कि बात बात पे उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए, बात बात पे, ठीक है, तब वो निर्णय क्या देंगे। इसलिए एक जटिल व्यवस्था है इनको हटाने की। तो इनको हटाने के लिए संसद द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए, ठीक है। पहले तो आप ऐसे समझ लीजिए कि लोकसभा से 100 और अगर लोकसभा में शुरू हो रही है उनके विरुद्ध प्रक्रिया तो 100, राज्यसभा में शुरू हो रही है तो 50 सदस्य पहले उस प्रस्ताव पे हस्ताक्षर करेंगे, तब वह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और इतने में नहीं आगे बढ़ेगी, उसमें एक समिति बैठती है, ठीक है, जिसमें जजेज होते हैं, वो जांच होती है कि ये जज के खिलाफ जो ये कार्रवाई की जा रही है इसमें वास्तव में कदाचार का वह दोषी है कि नहीं। जब वह समिति सिफारिश करके संसद के पास भेजती है तब 2/3 बहुमत से संसद उसे अगर पारित कर दे तब राष्ट्रपति उसको पद से हटा देता है, ठीक। अब आप देखिए कि यही संसद महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को भी पद से हटाती है, लेकिन यही संसद सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, आप ध्यान दीजिए, दोनों जजों को हटाने की वही प्रक्रिया है, तो हटाती है। लेकिन यहाँ जजेस के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। इनके लिए जो व्यवस्था है उसे महाभियोग शब्द उसके लिए नहीं लाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति विधिक सलाह किससे लेता है। विधिक सलाह माने राष्ट्रपति को अगर कोई कानूनी सलाह लेना हो तो सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी सलाह लेता है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय क्यों कहलाते हैं। आप एक सुनते होंगे कि ये दोनों न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों अभिलेख न्यायालय हैं, तो ये अभिलेख न्यायालय क्यों कहलाते हैं। यानी अभिलेख का मतलब हुआ रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये इसलिए अभिलेख न्यायालय कहलाते हैं। आप ध्यान दीजिए कि ये जो भी निर्णय सुनाते हैं, ठीक, उनको रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है और वो निर्णय एक नजीर के रूप में उनसे नीचे की अदालतों में काम करते हैं। यानी नीचे की अदालतों में जब फैसला उसी टाइप के मामले में दिया जाता है तो उनके निर्णय को उदाहरण के रूप में रखा जाता है और उसी आधार पर निर्णय दे दिया जाता है, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट का है तो उसे हाई कोर्ट भी मानेगा और निचली अदालतें भी मानेंगी, और अगर हाई कोर्ट का निर्णय है तो निचली अदालतें मानेंगी। सुप्रीम कोर्ट उसके लिए विवश नहीं है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट उसको बदल भी सकता है क्योंकि वो सर्वोच्च है, तो इसलिए इन्हें अभिलेख न्यायालय कहते हैं। और साथ ही आप ध्यान दीजिए कि अवमानना, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस के निर्णय की अवमानना होती है तो उन्हें दंड देने का भी अधिकार है, ठीक। आप उसकी अवमानना नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के द्वारा कितने प्रकार के रिट जारी करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा के संदर्भ में अनुच्छेद 32 से यह पावर या शक्ति पाता है कि वह रिट जारी करे। अब किस प्रकार का रिट अभी बताते हैं। और उच्च न्यायालय को 226 अनुच्छेद के तहत यह शक्ति है, लेकिन उच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के संबंध में ही नहीं, अन्य मामलों के संबंध में भी रिट जो है वो जारी कर सकती है। कैसा रिट है आइए समझते हैं। तो इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को 5 प्रकार का रिट जारी करते हैं। ये आप रटे रहिए, 5 प्रकार का रिट। अब कौन कौन से रिट हैं इसको भी थोड़ा व्याख्या सहित समझ लेते हैं। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। कोर्ट रिट जारी करते हैं कि जिसे बंदी बनाया गया है उसे मेरे सामने सशरीर, हैबियस कॉर्पस, सशरीर प्रस्तुत किया जाए, ताकि कोर्ट यह समझ सके कि क्या इनको जो बंदी बनाया गया है यह किसी संवैधानिक तरीके से है या असंवैधानिक तरीके से, उसकी जांच हो सके, ठीक। दूसरा है परमादेश। अब परमादेश में ये न्यायालय क्या करते हैं कि ये किसी सार्वजनिक व्यक्ति को या अपनी निचली अदालतों को
जो अपना वो कोई कार्य नहीं कर रहे हैं और उनको ये करना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है, तो परम आदेश, परमादेश, तो परमादेश जारी करता है कि इस कार्य को वह करे। ठीक। प्रतिषेध, प्रतिषेध जो जारी करता है तो उसमें ये उच्च न्यायालय अपने निचली अदालतों में अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि वो अधिकार क्षेत्र से बाहर का कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जारी करके पूछता है उनसे या मना करता है उनको ऐसा कार्य करने से। आप एक तरह से समझ लीजिए कि जैसे यह स्टे का रूप है यह। ठीक है। उत्प्रेषण, तो उत्प्रेषण में कोर्ट अपनी निचली अदालतों को आदेश देते हैं कि यह फला विवाद की सुनवाई आप न करके मेरे पास भेज दीजिए। ठीक है। ऐसा कुछ है अगर जैसे कहीं संवैधानिक प्रश्न फंसा है या कोई कोर्ट ऐसा किसी अन्य मामले में उचित समझे तो सीधे अपने पास मंगवा लेता है उस मुकदमे को। ठीक। सर्वोच्च न्यायालय है तो उच्च न्यायालय से मंगवा लेगा, उच्च न्यायालय है तो निचली अदालतों से मंगवा लेंगे। ठीक। अंतिम है अधिकार परीक्षा। इसमें कोर्ट लोक सेवकों को या किसी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति से पूछता है कि जो आप सार्वजनिक पद धारण किए हुए हैं, ठीक है, क्या आप इसके अधिकारी हैं, किस अधिकार से धारण किए हुए हैं। तो इस तरह से 5 रिट जारी किए जाते हैं। अब देखिए कुछ प्रश्न यहाँ आप समझ लीजिए, और कि सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वह रिटायर होने के बाद कहीं भी वकालत नहीं करता है, यानी न तो सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर पाएगा वह, न राज्यों के किसी उच्च न्यायालय में। लेकिन अगर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है तो वह रिटायर होने के बाद चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के वकालत करे, ठीक, या उन उच्च न्यायालयों में भी वह वकालत कर सकता है जिनमें वह न्यायाधीश के रूप में कार्य न किया हो। ठीक। यह भी आप जानते रहिए। आशा है पर्याप्त मटेरियल था इसमें, आपको काफ़ी उपयोगी लगा होगा। धन्यवाद।